गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे थे SSC CGL 2019 प्री के पेपर्स। कुल मिलाकर के 18 शिफ्ट के अंदर SSC CGL 2019 को कंडक्ट करवाया गया था। मैथ्स को हम डिस्कस कर रहे थे। तरीका अपना ये था कि मैं आपको चीजें चैप्टर वाइज डिस्कस करवाऊं। कई सारे हमने पार्ट यहाँ पर डिस्कस कर लिए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, अपना अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, एवरेज, इस टाइप से रेशो भी कवर कर लिया था। तो यहाँ पर ये जितने भी सेशन थे मैं इनको चैप्टर वाइज करवा रहा हूं। जैसे ये सारे के सारे सेशन कंप्लीट हो जाएंगे, वासु स्टडी IQ नाम से जो टेलीग्राम का चैनल है वहां पर आप जाएं, वहां पर आपको इनकी PDF मिल जाएगी। आपका काम ये रहेगा, जैसे 3 मार्च को पहली शिफ्ट के अंदर जो पेपर पूछा गया था, कंप्लीट मैथ के 25 के 25 सवाल आप टाइमर के साथ करेंगे। फिर दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, इस हिसाब से कुल मिलाकर के 18 शिफ्ट के अंदर आपको 450 सवाल कवर करने हैं। अब जिन बच्चों ने SSC CGL प्रीलिम्स दे दिया है, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मान के चलो आपको 50% हेल्प तो यहां से मिलेगी ही मिलेगी मेंस में, क्योंकि इन्होंने प्री में भी काफी सारा पार्ट कवर कर रखा है। बाकी जो कंटिन्यू आप मेहनत करते हैं वो करते रहें। प्लस के अंदर जो बच्चे अभी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए सबसे जरूरी ये बात हो जाएगी कि किस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। रीजन ये है कि जैसे आप बुक के अंदर परसेंटेज चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें ये नहीं बताया जाता है कि 2017 के अंदर प्री में ये सवाल आए थे, मेंस में ये आए थे, 18 में ऐसा हुआ था, 19 में ऐसा हुआ था। तो इसका मतलब आपको पता ही नहीं चलता। बीच बीच में कुछ कुछ सवालों की लिखा रहता है कि ये 2014 में CGL में पूछा था, ये रेलवे में पूछा था, तो आपको एक सटीक आइडिया नहीं पता चलता है कि असल में हुआ क्या था। तो प्रॉपर मैनर के अंदर एग्जाम के पैटर्न को अगर समझना है, जिसके बाद आपको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, आपकी तैयारी का लेवल कैसा हो, तो वो बच्चे इन सेशंस को जरूर देखें। CGL वाले नहीं, SSC और CDS की तैयारी करने वाला हर बच्चा इन सेशंस को अटेम्प्ट करे। जैसे ये चैप्टर अपना आज हम डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज, तो परसेंटेज तो हर बच्चे को ही कवर करना है, चाहे वो बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, या फिर कोई भी आपकी रीजनल एग्जाम हो उसका। तो चलिए फिर अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आपके सामने सबसे पहले सवाल नंबर 1 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। सवाल नंबर 1 में देखो इसने क्या कहा, यदि किसी रेक्टेंगल या फिर आयत की लेंथ को 40% बढ़ा दिया जाए और विड्थ को, चौड़ाई को 20% तक घटा दिया जाए तो आयत का क्षेत्रफल प्रतिशत x% बढ़ जाता है, x का मान। आपको क्या करना होता है ऐसे केसेस के अंदर, अगर ये वैल्यू 40% और 20% टिपिकल होती तो आप रेशियो का सहारा लो। वैल्यूज इजी हैं तो फॉर्मूला क्या कहता है, x + y + xy/100। जो चीज बढ़ रही है उसको प्लस लिखोगे, जो चीज घट रही है उसको माइनस लिखोगे। तो असल में आपको क्या लिखना था भाई, लंबाई है वो 40% बढ़ी तो आपने लिखा 40, चौड़ाई 20% कम हो गई माइनस, फिर प्लस का साइन, फिर क्या करते हो भाई 40 गुणा में -20 और डिवीजन के अंदर आप क्या करोगे 100। ये पार्ट इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट। 40 में से 20 चला गया 20, 20 में से भी 8 लेस करोगे तो 12। मेरे हिसाब से ये सवाल आपको करना चाहिए था सिर्फ और सिर्फ माइंड में। कैसे करते भाई, सिंपल सा लॉजिक, 40 - 20 करते तो पहला पार्ट सोल्व हो गया, 20 बचा। अब 40 और -20 का गुणा नेगेटिव आएगा, आपको भी पता है, दोनों के पास 1-1 जीरो है, 100 के पास 2 जीरो है, कट गए, 8 लेस करना था तो सीधे सीधे 20 में से 8 लेस करते आपका रिजल्ट 12 आ जाता। यहां पर आपको पेन तक टच करने की नीड नहीं थी। चलिए भाई सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। जिन क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हैं बिल्कुल साथ साथ में आप कमेंट करते हुए चलें कि इनका रिजल्ट ये वाला होगा, तो इससे आपका भी नॉलेज चेक हो जाएगा कि आप थोड़े से टाइम में क्या क्वेश्चंस के साथ डील कर पाते हैं या नहीं कर पाते। क्या कहा कि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात करें। असल में देखा जाए ओरिजिनल नंबर आपका 100% है, अगर उसका 62% निकालोगे 62% ही आएगा, 80% निकालोगे तो 80% आ जाएगा।
तो यहां पर अगर आप इन दोनों का अंतर देखते हैं तो 62 और 80 के बीच का अंतर कितना है? 18%। 18% किसको बताता है भाई? 198 को। क्लियर है? यहां ओरिजिनल नंबर अगर आपसे पूछता तो हम 100% की वैल्यू फाइंड करते, बट इसने आपसे पूछा कि उस संख्या के 92% और 56% के बीच का डिफरेंस क्या होगा। 92 और 56 का अगर आपको डिफरेंस चाहिए तो देखना जरा, 56 के अंदर अगर आप 30 जोड़ते हैं तो 86, 4 जोड़ोगे 90, 34 ऐड किया 90 आ गया, 2 और बचा हुआ है। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के अगर आप 92 और 56 का डिफरेंस देखते हैं तो कितना हो जाता है? 36। कोशिश करें कि नंबर्स को ब्रेक कर करके सीधे घटा ले, ये ऐसा ना करें कि 92 में से 56 को लेस कर रहे हो लिख करके। आदत डालने की कोशिश करो। देखो अगर सुधार होता है बहुत अच्छी बात है, एग्जाम के अंदर वही है 5 सेकंड भी बचते हैं तो भी एक अच्छी बात है। 100 सवाल होते हैं, 500 सेकंड तो निकाले, और इसका मतलब छोटी छोटी जगह टाइम निकालोगे, 5-5, 10-10 सेकंड हर सवाल के पीछे एवरेज निकालोगे तो लास्ट में लीड लेने के लिए आपके पास इतना टाइम होता है कि आप एक एवरेज बच्चे के कंपैरिजन में लगभग 10 से 12 सवाल एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो 18% आपका 198 था, 36% आपको निकालना है। 18% का जस्ट डबल कर दोगे तो 36 आएगा। 198 का जस्ट डबल करोगे तो 198 को क्या मान लो भाई? 200 माइनस 2, 2 से गुणा कर दो, 400 में से 4 चला गया, 396 आपका रिजल्ट आ गया। ये इतना सा काम आपको यहां करना था। मेरे हिसाब से ये पर्टिकुलर सवाल भी आप माइंड में डील कर सकते थे। असल में मैंने आपको क्या कहा, इस बात को अंडरस्टैंड करना। 80 और 62 के जो बीच का अंतर है परसेंटेज में, वो कितना है? 18%। 18 असल में देखा जाए तो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है भाई? 198 को। फिर 92 और 56 के बीच का जो अंतर है वो आपको कितना दिख रहा है? 36%। आपको इसकी एक्चुअल वैल्यू पूछी गई है कि वैल्यू क्या होगी, तो आपने देखा 18 को 36 बनाना है, जस्ट डबल किया। इसको भी जस्ट आप डबल करेंगे, 8, 16, 38 और 1 39। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। थोड़ी सी प्रॉपर अप्रोच लगाते तो इस सवाल को भी आप माइंड में डील कर सकते थे। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। सवाल नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। सबसे पहला काम है आपका क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप रीड करें। अगर अटेम्प्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और एक एक करके मान लो आपको कोई पर्टिकुलर सवाल इंपॉर्टेंट लग रहा है। हर बार प्री में कुछ ना कुछ आपको सवाल, जैसे 450 सवाल हैं, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इनमें से ऑल ओवर चीजों को बाहर निकालोगे तो आपको लगभग 50 सवाल ठीक मिल जाएंगे। ठीक मिलने का मतलब ये है कि कुछ सवाल ऐसे होंगे, 8-10 सवाल जो एसएससी में पहली बार पूछे गए हैं, और कुछ सवाल ऐसे होंगे 35-40 के आसपास जिनका पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था। चलिए भाई, सवाल नंबर 3 की बात करें तो क्या कहा? सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। सेविंग हो गई है सोनू की। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, और अब भी वह पहले जितनी ही बचत करती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये लैंग्वेज वैसे तो आसान होती है, पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपके दिमाग में तो बात जाए। परसेंटेज जब पढ़ लेंगे तो ये सवाल सीधा सोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। यहां थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, देखना जरा। सोनू की जो इनकम है, इनकम को आपने ले लिया 100। इनकम 2 हिस्सों में चली जाती है, एक आपका एक्सपेंडिचर, एक आपकी सेविंग। तो आपकी सेविंग कितनी है यहां पर भाई? 15। ये आपकी हो गई सेविंग या बचत। तो रिमेनिंग का जो पार्ट आपके पास बचा हुआ, इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये इसका क्या है? एक्सपेंडिचर या फिर खर्च। अब उसने कहा कि जो इनकम है, इनकम कितनी बढ़ी? 20 बढ़ गई। इसका मतलब ये इनकम प्लस 20 हो गई। आज की डेट में अगर हम लोग दिमाग लगाएं तो टोटल इनकम कितनी है भाई? 120। क्या इस पर कोई फर्क पड़ा? नहीं। उसने कहा कि इसकी इनकम पर, सेविंग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। एक्सपेंडिचर पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा भाई। 120 इनकम है, 100 तो ये हो गया, तो बचा हुआ 20 पार्ट कहां जाएगा? यहां पर। इसका मतलब खर्चा क्या होगा उसका? 20 बढ़ जाएगा। कैसे हुआ बात को समझना। 100 रुपए कमाती थी, 15 बचाती थी, 85 उसने खर्च कर दिए। अब 120 इनकम है, बचत उसकी 15 है, तो रिमेनिंग का जो भी पार्ट है 15 लेस कर दोगे तो 105।
तो इसका मतलब हम इक्वेशन जो लिख दी उसके अलावा जो एक्स्ट्रा है उसको यहां पर बैलेंस कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा कि ये जो पार्ट है यहां वाला, ये क्या है, इसकी एक्स्ट्रा सेविंग, एक्स्ट्रा बचत होगी। कितने परसेंट है भाई ये? 20 डिवीजन में 85, 85 पहले थी, 20 बढ़ गई है, प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में 100 कर दोगे। क्लियर है? चलो इस बात को छोड़ते हैं। रीजन ये है कि ये बात तो समझाने के लिए थी कि जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो वहां पर एक एक चीज वैसे भी खोल के समझाई जाएगी, लेकिन यहां पर ये चीज समझानी इसलिए जरूरी थी कि इस सवाल को आप एग्जाम में कैसे डील करते, और इस पर एग्जामिनर आपके सामने कई सारी संभावनाएं और क्रिएट कर देता है। दोनों ही बातें यहां डिस्कस करेंगे। बात को समझना। 100 रुपए कमाती थी, 85 की बचत, 15 की बचत करती थी, खर्च कितना किया भाई उसने? 85। ये इसका ओरिजिनल क्या है? एक्सपेंडिचर लिखा जा सकता है। अब देखो इनकम कितनी बढ़ी? 20 बढ़ गई। खर्च बचत पर कोई फर्क पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये 20 रुपए एक्स्ट्रा कमाए, बचत उतनी की उतनी है, तो 20 रुपए गए कहां? तो इसका मतलब पहले जितना खर्च हो रहा था उसमें और 20 रुपए का खर्चा बढ़ गया। तो एग्जाम में आप सीधे सीधे ये कह सकते थे कि भाई ये जो पार्ट आपका इधर निकला, कौन से वाला? ये वाला, ये इसका क्या है? एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, और ओरिजिनल आपका ये वाला था, प्रतिशत में बदलना है गुणा 100। ये चित्रकारी आपको एग्जाम में नहीं करनी होती है भाई, सीधी सीधी बात है, इतना रखते हैं। अब देखो 5 से अगर आप काटते हो तो ये 4 हो गया, ये आपका 17 हो गया। 400 में 17 का डिवीजन करोगे तो 4 के आगे 0, 17 2 34, 6 बचा, 17 34 3 51, 23 पॉइंट कुछ आएगा। 23 के तो 2 ऑप्शन है, 9 बच गए आपके पास। 90 के अंदर डिवीजन करोगे 17 5 85, तो 23.5 अपना हो गया यहां से रिजल्ट। यहां पर एक बात और ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि सवाल आसान पूछता है लेकिन पूछने का तरीका इतना टिपिकल कर देता है। जैसे क्या कहता है कि भाई इनकम जो है आपकी वो 17.3% बढ़ी, इनकम 17.3% बढ़ी, सेविंग भी आपकी 17.3 ही % बढ़ गई। तो आप बताओ यहां पर एक्सपेंडिचर पर क्या फर्क पड़ेगा? तो यहां इसका रिजल्ट क्या होगा? 17.3। तीनों में सेम ही डिफरेंस क्रिएट होता है। पहले 2 में अगर उसने सेम इंक्रीज किया है तो बचे हुए में भी सेम इंक्रीज होता है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, ये तो चैप्टर पढ़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसे भी कह सकता था कि 17.31 17.31, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम के अंदर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 4, लैंग्वेज को रीड करना। भाई लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले, तो डील करते हैं फिर क्वेश्चन के साथ। और ये सेशन आपको कैसे लग रहे हैं, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि एकदम ऑथेंटिक आपको कंटेंट डिलीवर किया जाए। आपको कैसे लगते हैं एटलीस्ट सेशन के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताया करें। तो देखना जरा 4 नंबर सवाल में क्या कहा कि ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, और ए का जो एक्सपेंडिचर या फिर व्यय है वो बी के व्यय के 60% के बराबर है। ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है। ए और बी की बचत का अनुपात क्या है? वैसे तो देखो इस टाइप के सवाल हमने रेशियो में डिस्कस कर लिए थे, चैप्टर पढ़ा चुका हूं मैं आपको। प्लेलिस्ट में सर्च कर लें या फिर वही टेलीग्राम पर जाएं, वहां पर सर्च कर लें। देखना इसने क्या कहा कि ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। 60% 3/5 लिखते हो, इसका मतलब अगर आप इसकी इनकम को 5 मानोगे, 5 का 3/5 करोगे तो कितना आएगा? 3। 60% कम करना है। 5 कमाया इसने तो इसका मतलब इसके पास 3 कम होगा। इसकी इनकम कितनी भाई? 2। फिर इसने क्या कहा? ए का जो एक्सपेंडिचर है वो बी के 60% के बराबर है। इस केस में तो कहा इससे कम है। यहां पर फिर से 60% के हिसाब से 5 मानना, इसका 3/5 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 3। क्लियर है? 2 बातें लिख दी आपने। अब आपसे क्या पूछ रहा, एक कंडीशन और दी है कि ए की जो इनकम है ये वाला पार्ट, और बी का जो एक्सपेंडिचर है, ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है। बी का जो खर्च है उसका 70% आप ये लिखोगे। क्लियर है?
अगर आप इसे 10 लिखते हो तो इसको 7 लिखना पड़ेगा। ये रेशियो बैलेंस करना है। फिर आपसे पूछ रहा है कि ए और बी की जो सेविंग का रेशियो, अगर ये आप रेशियो जस्टिफाई कर दें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है यहां पर, अगर आप इसे बैलेंस कर देते हैं तो फिर कुछ था ही नहीं सवाल में। क्या करते, इसकी इनकम में से एक्सपेंडिचर निकालते, इसकी इनकम में से एक्सपेंडिचर निकालते, सेविंग आ जाती। रेशियो जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने एक सबसे जरूरी बात, मिक्सचर में भी हालांकि हमने ये बात की थी, मिक्सचर में भी कहा था ना, जहां पर वो सवाल करवाए थे आपको, एक तो नया कॉन्सेप्ट आपको बताया था फोकस ऑन फिक्स वाला, जो कहीं भी यूट्यूब पर नहीं है और सवाल इजी वे में सोल्व हो जाते हैं। कुछ सवाल ऐसे भी थे जिनमें 2 या 3 बर्तन लेता था और उनकी जो कंटेनर की साइज होती थी उनको सेम करता था। तो वैसा ही काम यहां पर करो, पहले इन दोनों बातों को सेम कर दो। तो इसको मैं क्या कर देता हूं 5 से गुणा और इसको कर देता हूं 2 से गुणा। क्लियर है? हमें बस इन दोनों बातों पर फोकस करना है। जैसे ही गुणा किया ये भी 10 बन गया और ये भी 10 बन गया। अब आपको इसका 70% इसे बनाना है। 70% क्या होता है भाई 7/10। तो इसका मतलब अगर आप इसे 10 बनाओगे तो इसे 7, तो बेटर ये रहेगा, देखो 10 बन चुका है, इसको मैं 10 से गुणा कर दूं और इसको मैं 7 से गुणा कर दूं। ये 7/10 के हिसाब से ये 10 हो गया, यहां पर 7 हो गया। 10 ऑलरेडी था तो 70 ये बन जाएगा, 100 ये बन गया। कंडीशन अपनी जस्टिफाई हो गई। यहां पर ये जो पार्ट है आपका, ये जो हम लोग कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यही तो होती है ऐसे में। अच्छे से मैंने आपको ये मिक्सचर के अंदर डिटेल में एकदम छोटे छोटे एग्जाम्पल से ये चीजें समझाई थी कि कैसे इनको डील किया जाता है। कर लिया। अब देखना ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। इसको और भी अगर आप आसान करना चाहते हैं तो यहां से क्या करो, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी, इनको छोड़ो, 5 से काट दिया 2 आ गया, लिखा जा सकता है। अब गुणा कर दो भाई, ए की इनकम कितनी 14 और 4 गुणा 4 ये बन गया, गुणा 3 12। ए ने 14 रुपए कमाए, 12 रुपए खर्च कर दिए, सेविंग कितने की आ गई 2 की। यहां से लिख दिया आपने सेविंग। अगेन देखना 7 का मल्टीप्लाई करोगे, इसने 35 कमाए, 4 गुणा 5 20 खर्च कर दिए, तो इसका मतलब इसकी सेविंग कितनी 15। यही आपका रेशियो हो गया 2:15। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किस पार्ट पर आपको फोकस करना है, सबसे जरूरी बात यह है। दूसरा, ये चीजें आपको सीखनी होती हैं और ये चीजें बिना कंफ्यूजन के आपको आनी चाहिए। तो जिन बच्चों ने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखा है, पहली बार देख रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जैसे ही सेशन खत्म हो, मिक्सचर और एलिगेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता आपका, वहां उस चैप्टर में जाएं, पहले वीडियो से देखें। लगभग मैंने वहां पर आपको 150 के आसपास, 150 होंगे या 130-135 कुछ ऐसे से ही सवाल होंगे, क्योंकि लगभग इतने ही चलते हैं अपने। तो इतने सवाल आपको करवाए हैं, उनको देखें। वहां पर नया कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और जो ट्रेडिशनल तरीके होते हैं या जिन्हें आप ये कहते हो कि रेशियो से कर दिया वो कर दिया, नहीं, वहां पर नई चीज भी आपको FOF मेथड भी सिखाया गया, तो उससे आपका अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होगा। सवाल नंबर 5 ये रहेगा आपका होमवर्क, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लास अगर बहुत ज्यादा लंबी नहीं चली तब तो मैं इसको लास्ट में डील करवाऊंगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट आप ले लें। इसका सॉल्यूशन आप मुझे वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप नाम से जो डाउट ग्रुप क्रिएट कर रखा है टेलीग्राम पर, वहां इसका सॉल्यूशन सेंड करेंगे कि ये आज का आपका होमवर्क है। क्लियर है? और फिर भी बात नहीं बनती है तो फिर चलो ग्रुप के ऊपर मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। 5 हो गया। 6 नंबर पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 को देखना जरा, यहां पर क्या कहा। एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक मिले, बी को सी के कंपैरिजन में 60% ज्यादा मिले और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। ए को 80% अंक मिले हैं तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। जब डेटा आपको परसेंटेज में दे रखा है, रिजल्ट आपसे परसेंटेज में पूछ रहा है, तो सबसे बेस्ट वे है ओरिजिनल जो बात है उसको हटा दो। बार बार ये चीज आती है आपकी घूम करके। ओरिजिनल चीज किसको हटाना भाई, जो पूर्णांक आपको दे रखा है उसको हटा दो। वो अनवांटेड आपकी कैलकुलेशन बढ़ाएगा और सवाल में मुश्किल से 10 या 15 सेकंड और इन्वॉल्व कर देगा। क्लियर है?
बेटर क्या रहेगा भाई? बेटर ये रहेगा कि जो टोटल मार्क्स हैं वो मैक्सिमम मार्क्स आपने दिमाग में सेट कर लिए कि जो हमारा यहां पर पूर्णांक है वो कितना है 100। ए के मार्क्स कितने हैं भाई आपके? ए के यहां पर मार्क्स हैं 80%, तो 100 का 80% निकालोगे तो 80 आएगा। ये आपके हो गए ए के मार्क्स। अब आपको ये सारी की सारी स्टोरी कहां तक लेके जानी है? डी तक। बात को अंडरस्टैंड करना, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक मिले, 25% 1/4, तो क्या कह सकते हैं? अगर बी को 4 नंबर मिले हैं तो 4 से 1 ज्यादा ए को कितने मिलेंगे? 5। क्लियर है? तो अगर आपको बी के मार्क्स चाहिए तो आप किसका कंपैरिजन करोगे भाई? 80 किसको बताता है आपका? 5 आए हैं ए के, 80 5 को बताता है। 1 की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो 80 डिवाइड बाई 5 करेंगे। 1 की वैल्यू आ गई रेशियो में, उसको अगर 4 से आप गुणा कर देंगे, ये जो मार्क्स निकल के आएंगे ये किसके मार्क्स हैं? आपके बी के। क्लियर है? आगे फिर देखना, बी के मार्क्स आ गए, अगली स्टोरी के अंदर आपको चलना है, इधर दिमाग ही नहीं लगाना। बी को सी की तुलना में 60% अधिक मिले। 60% क्या होता है? 3/5। बी को सी की तुलना में, सी को 5 मिलेंगे, इससे 3 ज्यादा करोगे बी को 8। ये बी के मार्क्स हैं। 8 की वैल्यू, 1 की वैल्यू निकालोगे तो डिवीजन में क्या करोगे? 8। क्लियर है? 1 की वैल्यू आ गई रेशियो में, लेकिन सी के मार्क्स आपको चाहिए तो सी के मार्क्स रेशियो में कितने हैं? 5। ये तो 1 की वैल्यू निकाल ली तो इसको गुणा कर दिया आपने 5 से। किसके मार्क्स आ गए भाई? सी के। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं और ये कई बार रिपीट हो चुकी है। मैंने अलग अलग चैप्टर में इन चीजों को एक्सप्लेन भी किया है। जैसे सक्सेसिव सेल थी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, वहां पर भी वही लगभग 150 के आसपास सवाल है। इतने आपको करवाए थे, हर सेशन को 0 लेवल से उठा के एक्सट्रीम तक लेके जाते थे कि कोई वैसे वाला रेशियो नहीं बनाना है जैसे जनरली आजकल चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, एक इधर लिखो, एक इधर, एक इधर, एक इधर, लंबी सी लाइन ऊपर नीचे गुणा। नहीं, उसकी नीड ही नहीं है, वो आपका टाइम किल कर देता है। ऐसे कर लो और उस रेशियो से कर लो, बहुत ज्यादा टाइम का डिफरेंस मिलेगा। लगभग आप 50% टाइम में इसको डील कर दोगे। चलो भाई, सी के ये वाले मार्क्स हैं, सी और डी की तुलना करते हैं। देखो, सी को डी की तुलना में 20% कम, सी को डी की तुलना में 20% कम, तो इसका मतलब 20% 1/5। डी को 5 मिले, सी को 1 कम, मतलब 4। ये जितनी भी वैल्यू है रेशियो में 4 को बताती है। रेशियो में 1 की वैल्यू चाहिए तो डिवीजन करोगे किसका? 4 का। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? डी के लिए 5 की। ये मार्क्स किसके आएंगे भाई? डी के। पूरा मामला सोल्व कर दो। ये इससे कट गया यहां पर, और ये वाला जो पार्ट है, 1 मिनट, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया ना हमने? ये वाला पार्ट आपका इधर से कट गया, तो ये रिजल्ट कितना आ गया भाई? देखना जरा, ये 10, 5 से 5, 4 से 4, ये 10 बार कट गया। 10 गुणा 5, 50। 100 के बेसिस पर हम लोग मान रहे थे, तो सीधे सीधे अपना रिजल्ट क्या आ गया? 50%। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप ये सीखते हैं, हालांकि रेशियो ही काम में लिया है, कोई नई बात काम में नहीं ली है, लेकिन जो रेशियो को बार बार इस टाइप से लिखने का तरीका होता है ना, ये वाला 4 से 5 चला गया, इधर से ये चला गया, ऊपर नीचे गुणा किया, फिर कंपैरिजन कर रहे हो, ये आजकल मान सकते हो कि एक आउटडेटेड पैटर्न हो गया है, हर बच्चे को आता है, तो आपको उससे भी बेहतर सीखना पड़ेगा जिसमें आपका टाइम बचता है। तो एक लाइन में पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन बनता है ये वाला, तो इस बात को सीखने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 7 काफी आसान कैटेगरी का सवाल है, 7 नंबर आपका। क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करके बता दो ये वाला, तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। सात नंबर में देखो इसने क्या कहा कि एक लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या, रेडियस है आपकी एक सिलेंडर की, 10% कम हो जाती है, ऊंचाई 20% बढ़ जाती है, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि। देखना, वॉल्यूम पहले क्या लिखोगे? पाई R1 स्क्वायर H1, बाद में वॉल्यूम पाई R2 स्क्वायर और इनटू में S2। पाई से पाई कट जाता है। क्लियर? अब देखना 10% रेडियस आपकी कम हो गई, तो आप क्या लिख सकते हो भाई? 10% 1/10 होता है, R स्क्वायर करना है, 10 से 9 हो रही है रेडियस, तो पहले केस में रेडियस 10 है, बाद में 9 है, तो 10 का स्क्वायर आपका कितना हो गया? 100, और 9 का स्क्वायर आपका कितना हो गया? 81 लिखा जा सकता है। फिर इसने क्या कहा? ऊंचाई 20% बढ़ गई। 20% 1/5,
पहले अगर आप ऊंचाई को 5 मानते हैं तो बाद में 1 बढ़ जाएगी तो कितनी होगी 6। एग्जाम में ये काम आपको करना था। अब देखो कई बार क्या होता है कि संभावनाएं कुछ ऐसी निकल के आ जाती हैं कि ऑटोमेटिक ही 100 बन रहा है, यहां पर बन रहा है 100 के बेसिस पर ही आपको रिजल्ट बताना होता है। तो आप ऐसा करो, यहां पर 5 का सब में डिवीजन कर दोगे, इससे काम आसान क्या हो जाएगा समझना। ये 100 हो गया, यहां पर जब आप वैल्यू लिखोगे तो ये कितनी आ गई भाई 6 और 8 48। इसमें जब आप 5 का डिवीजन, क्योंकि दोनों में ही 5 का डिवीजन करना होगा, इसका 5 कट गया, ये 100 बचा। 486 में 5 का डिवीजन करोगे 9 बार, 9 5 45, 3 बचा, 7 5 35 और ये कितना आ गया 2, कितना आ गया 97.2। पहले वॉल्यूम 100 था, बाद में कितना हो गया 97.2। कितने की कमी हो रही है भाई 2.8 की कमी हो रही है। 100 पर ही बताना है तो सीधे सीधे रिजल्ट क्या आ गया परसेंटेज में, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको भाई, उनकी स्टोरी भी सुन लो। कुछ बच्चे प्रीफर करते हैं कि भाई जितना कट रहा है उससे काट लें, जैसे 2 से काटोगे 50 250 बन गया, इसका गुणा कर दोगे, एक समाधान ये है। कुछ बच्चे इसको क्या करेंगे 500 बनाएंगे, फिर उसको पूरा पूरा गुणा करेंगे 486, फिर यहां से डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस 14 है, 14 को चेक किया जाएगा 500 के बेसिस पर, परसेंटेज में बदलोगे तो यहां पर ये जो रिजल्ट आ जाएगा ये अगेन 2.8 आ जाएगा। लेकिन जब भी कभी आपको रिजल्ट बताने होते हैं परसेंटेज बेसिस में और कोई ऐसा डेटा सेट हो रहा हो कि इसके बेसिस पर मुझे बताना है, यहां ऐसी संभावना क्रिएट हो रही है कि आप उसको 100 बना सकते हैं तो बनाएं। जैसे ही आप 100 बनाएंगे आपकी आंखों के सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट आपको यह भी सुधार करना होता है ऐसे सवालों में कि कैलकुलेशन की 2 लाइन भी अगर आपकी एक्स्ट्रा बढ़ रही है उनसे भी छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है, भी प्रयास करते रहें। धीरे धीरे काफी सारी चीजों को सीख जाओगे, इंप्रूवमेंट है। बाकी एग्जाम में कितना अप्लाई करोगे, पहले प्रैक्टिस करोगे तभी तो एग्जाम में अप्लाई किया जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में ये बात अचानक से ध्यान आएगी। सवाल नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें तो क्या कहा, ए और बी क्रमशः अपनी आय का 60% और 75% खर्च कर देते हैं। फिर ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखना जरा, आपके पास अगर मैं रेशो की बात करूं तो रेशो किस चीज का बना सकते हो, ए की बचत और बी की बचत में सीधे सीधे उसने रिलेशन दे रखा है कि भाई ए की जो बचत है वो बी की तुलना में 20% अधिक है। 20% 1/5 लिखते हो। अगर बी 5 रुपए बचाता है तो ए कितना बचाएगा, 5 और 1 6। तो इसका मतलब सेविंग का आपके पास रिलेशन है। तो बेटर क्या रहेगा कि यहां से आप कुछ भी क्रिएट करें उसको आप क्रिएट करें सेविंग के बेसिस पर, बचत के बेसिस पर। तो देखना जरा, मेरे पास मैंने मान लिया ए की इनकम ए है और जो बी है उसकी इनकम मैंने क्या मान ली बी। ये मैंने क्या मानी है इनकम। ए 60% खर्च कर देगा, तो एक बात बताओ ए की बचत कितनी होगी, तो ए का 40%। ये इनकम थी, 60 खर्च कर दिया 40%। फिर देखना बी ने 75% खर्च किया तो बचा कितना भाई 25%। किसको बताया हमने, ए की सेविंग बी की सेविंग। ए की बचत बी की तुलना में 20% ज्यादा है। अभी आपने देखा है कि बी अगर 5 रुपए बचाएगा, 1/5 होता है 20%, तो यहां पर ए किससे ज्यादा 6 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज, ये 5 से कटेगा 5 आएगा, यहां पर ये आपके पास 8 बन जाएगा और इसको भी आप इधर भेजेंगे तो 2 से काट सकते हो। तो रिलेशन कितना आ गया भाई 3/4। क्लियर है, ए की इनकम और बी, यही तो इनकम मानी थी, 3:4 आ गया। अब इसने कहा कि ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय 4 है, ए की आय 1 कम है। 1 कम है किससे भाई, बी से, 1/4। परसेंटेज में बदलना है तो गुणा कर दो, या 1/4 इतना आसान डेटा है कि सीधे सीधे आप इसको लिख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे आपको सुधार करने हैं जिससे आपका सवाल इजी वे में सोल्व हो जाए। आजकल क्या कर रहा है, देखो ये भी एक नया तरीका स्टार्ट कर दिया इन्होंने कि कुछ कुछ पेपर ऐसे थे जिनमें आपको 4 से 5 अलग अलग डायग्राम मिल रहे थे। डीआई में जैसे सवाल पूछे जाते हैं
तो यहां पर इसने क्या किया, असल में देखा जाए तो एक DI आपके सामने रख दी, इसके बेसिस पर आपसे ये रिजल्ट पूछना चाह रहा है। देखना क्या कहा भाई, एक आपको टेबल शो हो रही है, उसमें कॉलेज है, कॉलेज के अलग अलग आपके पास स्ट्रीम्स दे रखी हैं, उनके अंदर स्टूडेंट हैं, उनकी संख्या को बता रहा है। कोई कॉलेज है उसमें अलग अलग आपके संकाय हैं, जैसे साइंस दिया, आर्ट्स दिया, कॉमर्स दिया, वोकेशनल आपको दिया, क्लियर है। ये अलग अलग आपकी स्ट्रीम है। अब इसने इसमें क्या कहा कि भाई साइंस में जैसे गर्ल्स और बॉयज, 32 गर्ल्स आपके पास, 18 बॉयज हैं। आगे आर्ट्स की बात करें तो 28 गर्ल्स हैं, 45 बॉयज हैं। फिर इसने सवाल क्या पूछा, विज्ञान, जो साइंस आपकी स्ट्रीम है, विज्ञान के अलावा अन्य संकायों में अध्ययन करने वाले छात्रों का प्रतिशत, क्लियर है। विज्ञान के अलावा पूछा है, तो एक बात बताओ, अगर हम लोग सभी को अलग अलग काउंट करें, आर्ट्स, कॉमर्स, वोकेशनल को, उससे बेटर है क्यों ना हम साइंस का ही फाइंड कर ले कि भाई 4 स्ट्रीम है, साइंस का जितना आ जाएगा 100% में से लेस कर दो, बचे हुए का निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब साइंस स्ट्रीम के अंदर कितने % आपके बच्चे पढ़ते हैं, क्लियर है। इसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या पूछी है आपसे, बॉयज या गर्ल्स की संख्या का परसेंटेज नहीं पूछा है। तो साइंस के अंदर आप दिमाग लगाओ कितने बच्चे हैं टोटल, 32 और 18 कितना हो गया भाई आपका 50। साइंस स्ट्रीम में 50 बच्चे हैं, लेकिन समस्या यह है कि नीचे जो टोटल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कॉलेज के अंदर वो भी तो लिखने। अब यहां पर आपको नीड पड़ती है भाई एडिशन की। एडिशन का एक तरीका यह है, जैसे आपने क्या किया, 32 18 को जोड़ दिया 50, ठीक है। अब आप क्या करो, जैसे 28 है उसमें से 20 को जोड़ो, 45 में से 40 को जोड़ो, 42 में से भी 40 को जोड़ो, फिर 42 में से 40 को जोड़ो। एक तरीका यह होता है। 50 के बाद अगर मैं ऐड करता हूं, 50 20 70, 40 110, 110 में 40 जोड़ा 150, 190, 200, 230। अब जो आगे के नंबर आ रहे हैं 3 2 5 2 7 5 12 8 20, 230 में 20 जोड़ दिया, कितना आ गया 250। बैंक वाले बच्चे स्पेशली ध्यान दें, आपका एडिशन थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। ये अगर ठीक होता है तो इसका मतलब जैसे बैंकिंग के अंदर क्या DI का स्तर बहुत अच्छा आता है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ती है उन बच्चों को कि अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेना पड़ता है। और प्लस के अंदर ये जो छोटा छोटा पार्ट है, कितनी स्पीड से आप डेटा को ऐड कर सकते हैं, इनकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। इनकी भी कुछ सीट्स होती हैं कुल मिलाकर के कि बच्चा 200-400 वो सीट अगर अटेम्प्ट कर लेता है तो कैलकुलेशन उसकी बूस्ट हो जाती है। खैर वो बातें अलग है, जब पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। प्रतिशत में बदलना है भाई, गुणा कर दो, 150 से काटा 5 बार, 5 से काटा, ये बच्चे कितने हैं 20%। अब 20% को टिक मत मार देना। इसने क्या कहा, विज्ञान के अलावा बची हुई 3 स्ट्रीम में जो स्टूडेंट है वो कितने हैं भाई 80%। पूरे कॉलेज में 100% है, साइंस वाले बच्चे 20% है, बचे हुए बच्चे कितने होंगे आपके 80%। तो यहां से ये आपका सवाल सोल्व हो गया। चलिए भाई सवाल नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखना जरा, लैंग्वेज को रीड करो। ये जो सवाल है अगर आप इसे गौर से देखें तो मेरे ख्याल से 2014 या 2013 मेंस की बात होगी। इसी पैटर्न के ऊपर 3 सवाल पूछे गए थे और ये ऐसा पैटर्न होता है, इसे वर्बली किया जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक बार लैंग्वेज को एक्सप्लेन कर देता हूं। चीनी या जो शुगर है उसकी जो प्राइस है वो 20% बढ़ चुकी है। चीनी की खपत को खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए ताकि चीनी पर कोई अतिरिक्त राशि खर्च ना हो। एकदम डेप्थ में तुम आपको बताऊंगा जब परसेंटेज पढ़ाऊंगा। अब इतना समझ लो कि जैसे 20% है 1/5, 5 रुपए खर्च हो रहे थे, अब कितने होने लग जाएंगे महंगाई 1 बढ़ गई है तो 6। लेकिन आपको क्या करना है, पहले वाला ही खर्चा मेंटेन करना है। तो आप क्या कहोगे, दुकान वाले को जाओगे, कहोगे नहीं भाई 6 रुपए तो नहीं है, 1 रुपए का सामान जितना भी आता वो कम दे दे, 5 का ही दे दे। आज का भाव ये चल रहा है, 1 की कमी 6 पर कितनी आ गई 16, 2/3%। मेरा कहने का मतलब ये है यहां पर कि ये पैटर्न पढ़ाने में मेरे ख्याल से इसके ऊपर, इसी पैटर्न के ऊपर लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा परसेंटेज में।
ये इंपॉर्टेंट भी है और इसे आप वर्बली अलग चैप्टर में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, ये कई पैटर्न में पूछे जाते हैं, आप कोशिश करना, मेरे ख्याल से बात समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब पढ़ाऊंगा तब रीजन भी बताऊंगा हर चीज का। जैसे यहां कहता महंगाई 50% बढ़ गई, खर्च कितना कम होगा, करना पड़ेगा ताकि आपका कंजम्पशन वो मेंटेन रहे, 33(1/3%। ये इसका रिजल्ट होता है। ऐसे ही आपको ये कह देता है यहां पर महंगाई 25% बढ़ गई, खर्च वही रहता है, कमी कितने की, तो 20% की। आपको ये कह देता कि सिनेमा हॉल के अंदर टिकट की रेट 33(1/3% बढ़ जाती हैं, लेकिन रेवेन्यू सेम मेंटेन रहता है, इसका मतलब दर्शकों में कितने की कमी हुई, तो 25% की। क्लियर है? 2013 या 14, मुझे एक्चुअल थोड़ा सा डेटा मिसिंग हो रहा है, लेकिन इतना ध्यान है कि 3 सवाल इसी पैटर्न से पूछे गए थे उस दौर के अंदर, जिनको आप देखते ही हिट कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, देखा सवाल हिट मार दिया। लिख करके करना चाहते हो ऐसे है, ठीक है। बाकी वेट कर लो भाई, जब परसेंटेज पढ़ाऊंगा। रीजन ये है कि यहां पर मैं प्रीवियस ईयर कर रहा हूं और मेरा उद्देश्य वो है कि जो बच्चे पढ़ चुके हैं भाई पहले से, जिन्होंने एग्जाम दिया है, वो अपनी तैयारी का स्तर देख लें कि कैसा क्या है, क्या आप और भी बेहतर तरीका फॉलो कर सकते हैं या कुछ भी नया भी सीखते हैं। 2 बात भी नहीं सीखते हैं तो इसका मतलब उनको मेंस में हेल्प मिलेगी। सवाल नंबर 11 की बात कर लेते हैं, देखना जरा। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी, अगले वर्ष में 15% कम हुई। वर्तमान जनसंख्या 11,050 है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, तो सिंपल सी बात है भाई, 2 साल पहले की पॉपुलेशन एक्स। अब देखना, पहले साल 30% बढ़ेगी, तो ये 100% है, तो 130% हो जाएगी। 130% को क्या लिख सकते हो भी, 13/10। 130/100 लिखोगे, 0 से 0 कट जाएगा, छोटी सी बात है। अगले साल कितनी भाई, ये पॉपुलेशन 1 साल बाद होगी, इसको छोड़ो। अब अपने आप में ये 100% हो गई। अब कितनी कम हुई, 15%। कितनी बची भी, 85%। 85/100 करते हो, 5 से कट जाता है, तो इसे हम लोग चाहें तो सीधे सीधे 17/20 लिख सकते हैं, और जो कि कितनी है, 1050। रिजल्ट परफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब डेटा आपका कटेगा तो देखना जरा। 13 से अगर आप यहां पर काटें इसे, 13×8 104 और 13×5 65, 17×5 85, 10। x की वैल्यू 5 × 2 आपका 10 हो गया, आगे लग गए आपके 3 0। शहर की पॉपुलेशन कितनी भाई, 10,000। ये वैल्यू आपकी हो गई, ठीक है। वो रेशियो वाला जो कंपैरिजन है, यहां से यहां से यहां, ऊपर नीचे गुणा, उसको कोशिश करें अवॉइड कर ले जाए, क्योंकि वो एक वाहियात तरीका पहली बार हो सकता है। जब इन चीजों को देखते हैं तो आपको सुंदर लगता है कि यार ये भी एक तरीका होता है, लेकिन उसमें आपका टाइम किल होता है। बाकी जो आपको बेहतर लगे खुद से जज करें आप इन सब चीजों को। सवाल नंबर 12 को देखना भाई। 12 में क्या कहा, एक स्कूल में 4% स्टूडेंट जो हैं वो आपकी वार्षिक परीक्षा जो हो रही है, एनुअल एग्जाम्स जो हैं आपके के लिए उपस्थित नहीं हुए। फिर क्या कहा, परीक्षा में शामिल होने वाले 10% स्टूडेंट हैं वो पास नहीं हुए। जितने भी बच गए शेष छात्रों में से 50% ने डिस्टिंक्शन, जो डी लगता है ना 75% पर, के अंक प्राप्त किए, और 432 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। मतलब वो 432 से जो जस्ट पास हुए, उन्हें डिस्टिंक्शन नहीं मिला। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, देखो। जब भी ये स्टोरी आपकी चलती है, कौन से वाली भाई, रिमेनिंग की स्टोरी कहां कहां चलती है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। एक तो आपके जो चुनाव वाले सवाल होते हैं, उनमें ऐसा चलता है कि एक सिटी है, उसमें 10% लोग इतने आलसी हैं कि पहुंच ही नहीं पाते हैं। वो वोटिंग जो सेंटर आपके रहते हैं, उनमें से क्या हुआ, कुछ अवैध मत हो गए। अवैध क्या मतलब, आजकल तो नहीं होते, लेकिन पहले बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। अगर कोई बच्चा ग्रामीण पृष्ठभूमि का है और अगर उसने कभी चुनाव वाला माहौल देखा है, उसमें ऑब्जर्व किया होगा, भयंकर लेवल के लड़ाई झगड़े होते थे उनमें। जैसे यहां पर इस टाइप से, इस साइड में तो साइन बनाते रहते थे, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये कबूतर है, इस टाइप से। फिर एक मोहर लगानी होती थी, तो मान लो कोई इसको वोट देता था और यहां पर मोहर मार देता था। क्लियर है? अब ये साफ साफ दिख रहा है कि ये जा किसके हिस्से में रहा, इस वाले के हिस्से में, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट यहां पर आया। हाँ, एकदम बीच में लगाता तब तो समझ में आता था। फिर क्या होती थी भाई, काउंटिंग होती थी। स्पेशली जो सरपंच के चुनाव होते हैं, इनमें ऐसा होता है। अब वो जो दोनों कैंडिडेट थे ना, इसको पता है, इसको भी पता है कि भाई ये वोट इसको जा रहा है,
ये चाहता है कि भाई ये मेरे हिस्से में जा रहा है, मेरे को दे दो, लेकिन उसको पता है 1 वोट भी गया तो समस्या पैदा होगी। तो ये लोग इतना भयंकर झगड़ा कर लेते थे कि मतलब हमारे एरिया में तो 1-2 एग्जाम्पल ऐसे हुए कि भावी सरपंचों ने एक दूसरे के कपड़े तक भी फाड़ लिए थे। तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं कि वोट इनवैलिड हो जाते हैं, ईवीएम से कंपैरिजन मत करना आजकल, क्योंकि किताबों में सवाल कौन से जमाने के हैं, जिस टाइम में आपकी बकरी 50 रुपए में आ जाती थी, गाय के 150 रुपए लगते थे, वैसे ही सवाल आज भी चल रहे हैं। बाकी वही फिर से बात ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, तो आप पूछ करके देखें बकरी और गाय की कीमत क्या है और भैंस की क्या कीमत होती है। चलो, वोट वाले सवाल यहां होते हैं, एक आपके एक्सपेंडिचर के होते हैं और एक आपके ये स्कूल वाले जो सवाल होते हैं इस टाइप के, ठीक है, ये रिमेनिंग में होते हैं। तो इनमें सोल्व करने का तरीका और इनका सॉल्यूशन हमेशा ही एक ही लाइन में होता है, कोई चित्रकारी नहीं करनी होती। हो सकता है अभी समझाने के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर 4-5 सवाल जब आपको करवाए जाएंगे तो हर बात को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, बट बाद में क्या होगा, एक लाइन में सोल्व करना है। कैसे भी देखना जरा, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं आपके वो कितने हैं, 100%, ठीक है भाई। स्कूल में 4% जो स्टूडेंट है वो वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए, कितने हुए फिर, 96%। 4 100 से कट रहा है, 1/25 होता है, तो 1 गायब हो गया तो कितने आए, 96%। यही बात 24/25 भी लिखी जा सकती है। ये स्टूडेंट क्या है, स्कूल तक पहुंच गए, ठीक है। अब इन्होंने एग्जाम दी, 10% पास नहीं हुए, फिर अगली लैंग्वेज क्या है, शेष में से, तो इसका मतलब 10% इनका पास नहीं होगा, 90% होगा। 90% को क्या लिख सकते हो, 9/10। ये सारे के सारे स्टूडेंट पास हो गए। पास में सभी शामिल होते हैं, जो सिर्फ पास हुआ है 3rd डिवीजन, 2nd डिवीजन, 1st डिवीजन और डिस्टिंक्शन, सभी काउंट होते हैं। तो ये स्टूडेंट वो हैं जो पास हो गए। इनमें से 50% को तो डी मिला, रिमेनिंग जो है वो 432 है, 50% को डी मिला है। ये जितने भी हैं, अब तो 100% है ना, ये पास होने वाली पूरी की पूरी भीड़, 50% को डी, 50% को सिर्फ पासिंग मार्क्स मिले। 50% 1/2 हो रहा है, और इसको किससे लिख सकते हो आप, 432 से। हो गई एक लाइन। सोल्व करना भाई, सोल्व कर सकते हो क्या सीधे सीधे, 24 गुणा में 9, 24 गुणा में 9 की टेबल अगर आप बोलते हैं तो कितना आता है आपका, 216। 216 को इससे काटोगे 2 बार, 232। एक इंपॉर्टेंट बात और सुनो भाई, धीरे धीरे, ये बात मैंने आप तक अभी तक बता नहीं पाया था, कभी ध्यान ही नहीं आई सेशंस के बीच में। टेबल याद करना स्टार्ट कर दें, क्लियर है। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैं आपको एक छोटी सी सीट भी प्रोवाइड करवा दूंगा कि भविष्य में आपको ऐसी सीट भी मिलेंगी कैलकुलेशन के लिए, लेकिन अभी के लिए टेबल याद करना स्टार्ट कर दें। एटलीस्ट 30 तक, 35 या 40 तक करें, बहुत अच्छी बात होगी। 30 तक हर बच्चे को टेबल एटलीस्ट आनी चाहिए, अगर आप परफेक्शन चाहते हैं कि एग्जाम में टाइम और भी ज्यादा बचे, क्योंकि जो नॉर्मल पैटर्न के सवाल हैं उनमें टाइम, जैसे यहां पर देखो 24 गुणा 9 अगर किसी को पता है 216 होता है, 2 से काट दिया, x की वैल्यू लिखनी है तो देखना 2 गुणा 2 4, 4 को 25 से किया 100, 100 को 10 से करोगे तो सीधे सीधे 1000 आपका रिजल्ट बन गया। ऑप्शन सी टिक मार सकते थे। नहीं पता है तो फिर वही चित्रकारी, 9 से काटना है, 2 को इससे काटोगे 12 आएगा, ये आएगा। तो कहने का मतलब ये जो सवाल होते हैं इनको आप एक लाइन में डील कर सकते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 की यहां से हम लोग बात कर लें। सवाल नंबर 13, ये सवाल तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करके बता दो, आसान सा सवाल है, इसमें कोई खास दिमाग आपको लगाना नहीं है। और क्विज भी आपने आजकल अटेम्प्ट करनी बंद कर दी है, जो टेलीग्राम पर आपकी डेली बेसिस पर कंडक्ट करवाते हैं, 2 बार भी कंडक्ट करवानी स्टार्ट कर रखी है वैसे तो। अब कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी सिंसियरिटी को रिप्रेजेंट करें। देखना क्या कहा भाई, एक परीक्षा में अनीता ने 31% अंक हासिल किए, 16 नंबर से फेल हो गई। सुनीता ने 40% प्राप्त किए, पास होने के लिए जितने चाहिए थे उससे 56 अधिक है, पासिंग मार्क्स निकालो। वैसे देखा जाए तो ये बहुत छोटी सी कैलकुलेशन में ही आपका सवाल हो सकता है, लेकिन बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। ये आपकी है पासिंग लाइन या पास लाइन, क्लियर है। इससे नीचे अनीता ने क्या किया भाई, 31% वो नंबर लाई, यहां कुछ लाई, इससे नीचे 31%, कितने से फेल होगी, 16 नंबर से। सुनीता की अगर बात करें तो सुनीता ने कितने मार्क्स लिए, 40%, क्लियर है। पास होने के लिए जितने भी नंबर चाहिए थे इतने चाहिए थे, इससे कितने ज्यादा हैं भाई, 56।
अब देखो इन दोनों का परसेंटेज में अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो कितना आता है 9%। क्लियर है? अब ये कोई लिखने की जरूरत नहीं थी, एक के नंबर आए 40%, एक के 31 आ गए, 9% का अंतर है। इंपॉर्टेंट बात ये है मार्क्स में कितना डिफरेंस है। तो देखो अगर इसमें मैं इसके जितने भी नंबर है जो कि यहां पर इसमें 16 ऐड कर दूं ये पास हो जाएगी, इसमें 56 ऐड कर दूं तो ये अनीता सुनीता बन जाएगी, मतलब इसके मार्क्स इतने आ जाएंगे। तो आप क्या कह सकते हो, यहां से यहां तक का डिफरेंस जो है, एक पास होता है एक फेल होता है, तो पास लाइन के 1% नीचे होता है एक ऊपर होता है, दोनों का डिफरेंस, इसका मतलब इस गैप को ऐड करते हो तभी बता सकते हो टोटल गैप कितना। तो ये बात तो चलो नॉर्मल हो गई। एग्जाम वाली असल में देखा जाए तो बात यहां से आपकी स्टार्ट होनी थी। क्या करते भाई, 56 और 16 कितना आ गया आपका 72। 9% किसको बताता है भाई, 72 को। 1% की अगर मैं बात करूं तो किससे गुणा किया, असल में आपने 9 को 8 से किया है, 1% की वैल्यू 8 हो गई। पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स, या तो ऐसा कर लो भाई अनीता जितने नंबर लेकर आई है उसमें 16 ऐड कर दो, या सुनीता जितने नंबर लेकर आई है उसमें से 56 लेस कर दो। अनीता जितने लेकर आई ये निकाले 16 ऐड किया, या ये जितने लेकर आई उससे 56 नीचे आ जाओ। क्लियर है? जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। 31% निकालते 8 एकम 8, 8 गुणा 3 24, 248 मार्क्स किसके हैं, अनीता के। 60 नंबर और ले आती तो पास हो जाती। ऐड कर दो भाई, 48 में 16 ऐड किया 64 आ गया, तो 264 जो मार्क्स है वो आपके पासिंग मार्क्स हैं। चित्रकारी को हो सके उतना अवॉइड करें, सीधे सीधे क्वेश्चन के साथ डील करने की कोशिश करें। चलिए भाई सवाल नंबर 14, लैंग्वेज को रीड करना भाई, और टॉर्चर तो नहीं फील कर रहे। देखो पढ़ाई चलेगी, इतने दिन पढ़ाई ही चलेगी। किसी दिन मुझे ये लगा कि आपसे बात करनी है तो वैसे तो कन्वर्सेशन अपना ग्रुप पर हो जाता है टेलीग्राम वाले पर, फिर भी कभी ये लगा कि बात ही करनी है, उस दिन बिल्कुल बात करने के लिए ही लाइव आया जाएगा, और जितने डेडिकेशन से आपको पढ़ाया जा रहा है उतने ही डेडिकेशन से आपसे बात भी की जाएगी। चलिए भाई 14 में क्या कहा कि कोई सर्कल की रेडियस में 11% की कमी करती एरिया r² का इन्वॉल्वमेंट है, इसका मतलब r इंटू आर लिखोगे, दोनों ही केसेस में 11 की कमी। तो यहां फॉर्मूला वही चलेगा, x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई डिवाइड बाई 100 लिखा जा सकता है। देखना जरा, ये 11 प्लस 11 अब कोई बच्चे कंफ्यूज मत होना, देखो इसका रिजल्ट वही निकलता है। ये -11 लिखोगे, ये -11 लिखोगे, फिर प्लस का साइन, असल में फॉर्मूला तो ये है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। x प्लस वाई x इंटू वाई डिवाइड बाई 100। कई बच्चे सोचेंगे कि यहां माइनस कैसे ले, माइनस माइनस तो प्लस होता। देखो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो इसका मतलब असल में देखा जाए इन दोनों में से दूसरे को घटाना है। ठीक है, तो आपको पता है कि रेडियस डिक्रीज हुई, इसका मतलब एरिया डिक्रीज होगा, तो पैटर्न क्या होगा, x प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100। तो क्या करते भाई, 11 आपका 22 हो गया, माइनस करना है 11 का स्क्वायर 121 बटा में 100, तो 1.21। 22 में से 1 चला गया 21 में से भी 0.21 आएगा, तो 20 पॉइंट क्या लिख सकते हो 79%। ये लो रिजल्ट। ठीक है, ये ऐसा सवाल था, आप इसे वर्बली कर सकते थे क्योंकि इसमें कोई खास कैलकुलेशन थी नहीं। चलिए भाई सवाल नंबर 15 की बात कर लेते हैं। पीछे जो सवाल हमने डील किया था एक ऐसा याद आ रहा है, उसी पैटर्न का सा सवाल ये नजर आ रहा है। सॉरी, देखना भाई क्या कहा, अनु अपनी मासिक आय का 68% है वो खर्च कर देती है, उसका एक्सपेंडिचर हो गया। मासिक आय में क्या हुआ, 20% की वृद्धि हो गई, और मासिक बचत के अंदर 9 से 3/8% की वृद्धि हो गई। मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि। पीछे मैं ये सवाल आपको समझा चुका हूं, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, 4 या 5 सवाल पीछे। एग्जाम अप्रोच, असल में पूछा क्या भाई आपसे, एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया, तो सीधे हिसाब करो भाई, एक्सपेंडिचर है कितना, असल में देखा जाए एक्सपेंडिचर है 68। क्या किया आपने, अनु 100 रुपए कमाती है, 68 रुपए का खर्चा कर दिया, नीचे लिख दिया। अब जो एक्सपेंडिचर में चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव जितना भी चेंज होगा, वैसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने का इंक्रीज होगा, ऊपर इंक्रीज लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात समझना,
100 रुपए कमाती थी, 68 रुपए खर्च कर देती थी, 32 रुपए बच जाते थे। अब क्या हुआ, इनकम कितनी बढ़ी, 20। देखना उसके पास एक्स्ट्रा कितना पैसा आया, उसके पास एक्स्ट्रा कितना पैसा है। एग्जाम अप्रोच ही समझा रहा हूं सीधे सीधे। कितना आया भाई, 100 रुपए कमा रही थी, 20% इंक्रीज हो गया, 20 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। अब देखो पहले उसकी बचत कितनी थी, 32 की। अब 32 रुपए की बचत हो रही थी, 100 में से 68 खर्च कर दिया। अब इसने क्या किया, बचत में भी इंक्रीज कर दिया। अब देखना पहले 100 रुपए थे, 68 और 32 में जा रहे थे, अब 20 रुपए एक्स्ट्रा है। बचत पहले थी उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी और बढ़ा दी। इसका मतलब ये जो 20 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं, बचत वाले एक्स्ट्रा लेस कर दो, 20 में से बचत लेस कर दोगे तो एक्स्ट्रा जो एक्सपेंडिचर है वो आएगा। पिछला सवाल देख लेना। तो इसका मतलब इसकी जो एक्स्ट्रा बचत है उसको लेस करो। ये एक्स्ट्रा आपकी इनकम है और ये एक्स्ट्रा आपकी सेविंग है। इनकम में से सेविंग एक्सपेंडिचर। अब देखना जरा, आपको ये नहीं पता है कि 9 से 3/8 प्रतिशत क्या लिखोगे। तो देखो 9 × 8 72, 3 75, 75 डिवाइड बाई 8 और परसेंट लिखते हो तो 1/100। 25 से काटा 3 बार, 25 से काटा 4 बार, 3/32, 3/32 करोगे तो यहां सिर्फ ही क्या बचेगा, 3। 32 को मैंने यहां इसके नीचे से काट दिया, ठीक है। इसका मतलब इसकी बचत कितनी है भाई, 20 रुपए एक्स्ट्रा है, 3 रुपए एक्स्ट्रा बचा लिए, तो बचे हुए 17 रुपए कहां गए, खर्च कर दिए उसने। पहले 68 खर्च करती थी, 17 एक्स्ट्रा, 17 से काटोगे 4 बार, 1/4, रिजल्ट क्या आ गया, 25%। ये होती है आपकी सबसे सटीक अप्रोच। इस सवाल को सीधे मैंने एग्जाम अप्रोच से डील करवाया, हालांकि ये ऊपर का पार्ट नहीं लिखना था, इसी से आपका काम चल जाता। आई होप बात आपको समझ आ गई होगी। चलो भाई सवाल नंबर 16 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लैंग्वेज को रीड करें। और जो पैटर्न आपको, जैसे ये वाला पैटर्न नहीं आता है, क्योंकि जो मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया है वो एक अजीब सा ही तरीका फॉलो किया जाता है, लिख करके 100 के साथ ये वाला। तो जो पैटर्न इंपॉर्टेंट लगे, खुद से अगर डेवलप कर रखा बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं डेवलप कर रखा तो इस बात को नोट कर देना भाई नोटबुक में। दी गई संख्या को 25% तक बढ़ाने के लिए दी गई संख्याओं की संख्या से गुणा करें। मान लो एक बात बताओ, एक संख्या x है, अपने आप में कितनी है भाई, 100%। 25% बढ़ा करके इसको लिखना है, तो ये 100% है, 25% बढ़ा के लिखोगे तो इसका क्या निकालोगे, 125%। 125% का मतलब क्या हुआ, अपोन में 100 लिखोगे, 5 से कट जाएगा, 5/4। तो इसका मतलब x को आपने किससे गुणा किया, सिंपल है, 5/4 से। भाई किसी भी संख्या को x क्या लिखने की नीड थी, कोई भी संख्या है 25% बढ़ाना है, सीधे ही लिखना चाहते हो तो क्या करोगे, 125% लिखोगे उसका। ये नंबर है, कोई भी दिया गया नंबर 125%, 5/4, तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है यहां से बी। चलिए भाई सवाल नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एकदम नकली सवाल है, मेरे ख्याल से करके बता दो ये वाला। तो कमेंट वगैरह भी करने बंद कर दिए हैं आजकल। हो क्या गया आपको, जब से लॉकडाउन लगा है धीरे धीरे बच्चों का पढ़ाई से रुझान कम होता जा रहा है। और जब से ये सीईटी वाली बात आपने सुनी है उसके बाद से तो कईयों ने तो पढ़ाई लिखाई इसलिए भी छोड़ दी है। बहुत सारे मैसेज आने लग गए हैं आजकल, टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सएप पर भी और मैसेंजर पर भी, और कुछ तो ऐसे इंस्टाग्राम पर भी ऐसे ही मैसेज भेजते हैं कि सर अब पढ़ाई लिखाई कर ली और पैटर्न बदल जाएगा तो क्या होगा। पहले तो सोच के देखो क्या पैटर्न बदल देगा। देश के हर बच्चे को शामिल करना है इन एग्जाम्स के अंदर। ऐसा तो है नहीं आपको कि वो ये कह रहा है कि IES की एग्जाम है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो आर्ट्स वाला बच्चा कह देगा कि नहीं मैंने तो ये पढ़ाई नहीं की है। भाई वो एग्जाम ही उसी चीज की है जिसके लिए स्पेसिफिक आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब ये जो एग्जाम है, SSC हो गया, बैंक हो गया, आपका रेलवे हो गया, इनके अंदर क्या पैटर्न लाएगा नया, 10वीं क्लास से आगे नहीं बढ़ सकता कि वहां वाले से फिजिक्स उठा ले, केमिस्ट्री उठा ले, इंटीग्रेशन उठा ले, अकाउंट्स उठा ले, ऐसा तो होगा नहीं। 10th तक का सिलेबस है और 10th तक के सिलेबस को भी बड़े ही शानदार तरीके से पूछा जा सकता है, तो चीजें वही रहेंगी। अब मेरे ये समझ से बाहर है, आजकल तो रिप्लाई करना भी मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि आपको कितना समझाया जाए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीटी आ जाएगा तो भी क्या फर्क पड़ेगा, सिलेबस वो का वो रहना है, वैसे ही आपको मेहनत करनी है तो करते रहो, बस सिंपल सी बात। अभी टाइम मिला है, इसको यूटिलाइज करो। 17 में देखना क्या कहा कि रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये अंक 360 है तो अधिकतम अंक
कहने का मतलब क्या है, 72% 360 को बताता है। 72 डिग्री वाली बात 360 डिग्री के हिसाब से देखते हैं ना, बहुत बार पांचवा हिस्सा होती है। तो देखो 72% को अगर मार्क्स में कन्वर्ट करना है तो 72 को 5 से गुणा करते हो। 100% मार्क्स क्या होते हैं आपके, मैक्सिमम मार्क्स, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करोगे 100 को, तो सीधे सीधे आपका रिजल्ट 500 आ जाएगा। सवाल इतना इजी था, आप इसे माइंड में डील कर सकते थे। चलिए भी 18 नंबर, फिर से देखो मैंने आपको कहा था परसेंटेज के अंदर भी उन्होंने ये वाली बातें इन्वॉल्व करनी स्टार्ट कर दी हैं कि एक डीआई बना के दे दो बच्चे को, एक सवाल परसेंटेज का पूछ लो। अब बच्चा क्या है, हालांकि डीआई का एसएससी वगैरह चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल, सीपीयू, रेलवे, इनकी डीआई तो एकदम नकली आती है, ठीक है, आज तक कोई भली डीआई इनकी आई भी नहीं है। बैंक की बात करें तो पीओ के अंदर जो डीआई है उसका लेवल ठीक होता है। फिर जैसे आरआरबी वाला आपका रहता है, उससे थोड़ा सा आईबीपीएस की तरफ जाते हो, डीआई का लेवल थोड़ा सा सुधरता है। एसबीआई के अंदर जाते हो, लेवल थोड़ा और सुधरता है। आरबीआई के अंदर जाते हो, लेवल और सुधर जाता है। कैट एग्जाम्स वगैरह होती है, मतलब ये जो मैनेजमेंट एग्जाम्स स्पेशली, इनमें जो पूछी जाती है उसका लेवल और एक्सट्रीम हो जाता है। तो इसको हम लोग रेलवे की जो डीआई होती है या एसएससी की होती है और रीजनल जितनी भी एग्जाम है, ये एकदम मान के चलो नकली लेवल की डीआई होती है, ठीक है। अब ये इतना बड़ा सवाल दिया, बच्चा क्या करता है, स्किप कर देता है कि पता नहीं यार डीआई पढ़ूंगा इतनी लंबी चौड़ी, भाई सारा थोड़ा ना पढ़ना है। सिंपल उसने क्या कहा है कि जनवरी से लेकर मई तक 6 कंपनियों द्वारा उर्वरक है इनका उत्पादन दिया गया है। क्लियर है, फर्टिलाइजर्स का रिप्रेजेंटेशन है, कंपनियों का नाम दिख रहा है, महीने जैन से लेकर के आपके मई तक दे रखे हैं, सिंपल। अब आपसे क्या पूछा, किस महीने में कंपनी सेकंड के द्वारा, सेकंड दिख रही है आपको, सेकंड के द्वारा उर्वरक उत्पादन उसके 5 महीनों में हुए टोटल उत्पादन के लगभग 20% के बराबर है। क्या कहना चाह रहा है, कंपनी जो सेकंड है उसका जो टोटल प्रोडक्शन है, टोटल कितना हुआ भाई, ऐड करो 180, 169, सीधे सीधे जा सकते हो ना। देखो सेकंड कंपनी आपको दिख रही है 180, देन 179, देन 160, 167, 150। एडिशन स्क्रीन पर देख करके ही करना होता है आपको, जैसे मैं कर रहा हूं। 9 और 7 कितना हो गया भाई आपका, 16 लिखा जाएगा। फिर ऐड करोगे 8, 7, 15, 15 में 6 जोड़ा आपका 21, 21 6 आपका 27, 5 32 और 1 33, कैरी 3 और 5 आपको ये सीधे दिख रहा है, तो कितना आ गया 830। अब आपको ये कह रहा है कि किस महीने में, कौन सा ऐसा महीना है जिसमें कंपनी सेकंड का सभी 5 महीनों का प्रोडक्शन जो भी हुआ है उसका 20% के लगभग प्रोडक्शन हुआ है। अब एक बात बताओ, ऑप्शन में जाने से बेटर है इसका 20% निकालो, 1/5 होता है। 16 5 आप लिखते हो, 80 3 बचा, और 36 में 167 पॉइंट समथिंग आ रहा है। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है भाई, सेकंड कंपनी है, अप्रैल के महीने में देखते हो, तो ऑप्शन आपका बी क्या हो गया, करेक्ट। तो सवाल ये इतना आसान था, जैसे मैंने एक सवाल आपको होमवर्क में दिया है, ऐसे आप 3 सवाल कर दो और होमवर्क में जो दिया वो 1 सवाल कर दो, बराबर ही टाइम लगता है। तो सुधार क्या करना है, एक आदत ये डालने की भी स्क्रीन पर देख करके, जैसे मॉक टेस्ट आप लगाएं, स्क्रीन पर देख करके सीधे सीधे डेटा के साथ डील कर दे जाए, जिससे कि काम आपका आसान हो जाए। चलिए भाई सवाल नंबर 19 की बात कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लैंग्वेज को रीड करें, देखना जरा ये कौन सा सवाल। अभी खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को उपभोग में कितने % की कमी। 25 का इंक्रीज हो गया तो 20 का डिक्रीज। अब ये उस दिन का इंतजार करना, ये हर चीज खोल खोल करके एक्सप्लेन की जाएगी आपको, अभी के लिए समझ लो। 20% का मतलब 1/5। पहले 5 रुपए में कोई सामान आता था, अब वही सामान महंगाई बढ़ गई है तो कितने रुपए में आएगा, 6 रुपए में। आप क्या करते हो भी, पहले x kg का खर्चा करते हो, आप दुकान के ऊपर गए, आपने कहा कि भाई मतलब तेल है तो इसको लीटर में लिख लो, वरना इसमें भी कई बार क्या आप कमेंट में बवाल करने स्टार्ट कर देते हो कि तेल थोड़ा ना होगा केजी के अंदर, लीटर में मान लो x लीटर। आप जो फैमिली है वो क्या करती है, इसका कंजम्पशन करती है। दुकान पर गए इस उद्देश्य से कि भाई हमें क्या लेना है, x लीटर लेना है। अब दुकान वाला क्या कहेगा, भाई x लीटर चाहिए तो 6 रुपए दो। आप कहोगे ऐसा क्या हो गया भाई जो 6 रुपए मांग रहा है, पहले तो 5 ही लेता था। तो वो कहेगा महंगाई 20% बढ़ गई है, तो 5 रुपए लगते थे तो उसकी जगह 1 रुपए लगेंगे।
तो आप क्या कहोगे, यार ऐसा कर दे, मेरे पास तो 5 ही रुपए हैं, 1 रुपए का सामान कम दे दे। आज भाव क्या चल रहा है, 6 रुपए में एक्स लीटर, पहले भाव क्या था, 5 रुपए में एक्स लीटर। तो आज की रेट में 6 रुपए में जितना सामान आता वो तो एक्स केजी था। आप कितना डिक्रीज करोगे भाई, 1 रुपया नहीं दोगे तो 1 का सामान नहीं देगा, तो 6 के बेसिस पर 1 आपका क्या हो जाएगा, 1 मिनट, क्या गड़बड़ कर दी भाई हमने, 25% की वृद्धि हो गई। अच्छा मैंने ये सारा डेटा चेंज कर दिया क्या, देख लो। अच्छा ये बात तो ठीक थी, 25% मतलब 4 से 5, ठीक है, ये आंसर था। सोल्व करते टाइम इसी कोई ओरिजिनल बात मान ली। तो 5 रुपए मांगे, आप कहोगे 1 रुपया कम देंगे। 1 रुपए आज के भाव के हिसाब से सामान कितना कम आएगा भाई, 1/5, जो क्या होता है 20%। ये सवाल देखते ही हिट हो जाते हैं। सवाल की लैंग्वेज में एक डेटा होता है, पढ़ते जाओ और ऑप्शन की तरफ पहुंचते पहुंचते इसको हिट कर सकते हो, ठीक है। ऐसी संभावनाएं भी होती है, लेकिन कब, जब आप चीजों को प्रॉपर मैनर में कर लेते हैं। देखना एक सवाल फिर देखो, टेबल की फॉर्म के अंदर पूछा गया। बहुत सारे बच्चों को तो इतनी भी अवेयरनेस नहीं है कि यहां पर इस टाइप के सवाल भी एग्जाम में आने स्टार्ट हो गए हैं। ये वाले सवाल आपको बुक्स में नहीं मिलते हैं, परसेंटेज चैप्टर में आपको ये सवाल बुक्स में नहीं मिलते हैं। अभी तक अपडेट नहीं है किसी भी बुक के अंदर, कोई भी उठा लो। अब ये मत कहना सर डीआई में तो है, तो डीआई की बात नहीं कर रहा, एग्जाम का पैटर्न आपको गो थ्रू होना पड़ता है। कुछ बच्चों को डीआई का डर होता है, वो ऐसा सवाल देखता है उससे भी डर जाता है। क्लियर, चलो देखना इसने क्या कहा कि आपको एक टेबल दे रखी है और इसके अंदर निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए आंकड़ों के अनुसार 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। देखना प्राप्तांक मतलब उनके मार्क्स, 10 से 20 प्राप्त करने वाले बच्चे कितने हैं, 5। 20 से 30 वाले कितने हैं, 11। 30 से 40 वाले 18। 70 से 80 वाले 15। ये तो रीडिंग हो गई, इसकी नॉर्मल सी बात है। आपसे क्या पूछ रहा है भाई, 50 से कम अंक पाने वाले, 50 से कम। तो टेबल में देखो 50 से 60 वालों को नहीं लेंगे, इसका मतलब कहां तक लेंगे, 10 से 20 वाले नंबर, मतलब ये कह सकते हो भाई 50 से नीचे, चाहे बच्चे ने 2 नंबर प्राप्त किए हैं, चाहे 15 किए हैं, चाहे 23 किए हैं, चाहे 37 किए हैं, चाहे 49 किए हैं, सारे के सारे किसमें शामिल होंगे, इसमें। तो 50 से 60 वालों को नहीं लेना, 60 से 70 वालों को नहीं लेना, 70 से 80 वालों को नहीं लेना। तो जो 50 से जिनके मार्क्स डाउन थे वो स्टूडेंट आपके कितने हो गए, ऐड करो भाई। तो 40 से 50 तक काउंट करने आपको, क्या कर सकते हो भाई, 38 और 18, 30, 40, 56, 56 में आपने 11 जोड़ा, 67 और 5, 72, 72 स्टूडेंट्स। कितने परसेंट है भाई, टोटल के बेसिस पर बताना है। तो एक बात बताओ, 72 तक तो आपने यहां पर ऐड कर दिए, 50 से 80 वालों को और जोड़ दो भाई। जैसे 39 के अंदर आप 24 जोड़ोगे, 30 20 आपका 50 हो गया, 9 4 13, 63। 63 के अंदर जब आप 15 जोड़ेंगे, यहां पर कितना, 73, 78, 78 और 72 पहले वाले तो कितने हो गए भी, 150। टोटल स्टूडेंट 150 है, 72 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50 से कम है। कितने परसेंट है भाई, या तो देखो लगभग 75 होता तो 50% बन जाता, 50 से जस्ट छोटे वाला ऑप्शन सी। एक तरीका तो ये होता, अगर ध्यान जाए, नहीं जा रहा कोई बात नहीं भाई, 2 और 3 से काटोगे कितना आ गया, 24, 24 गुणा 2, 48%। ये आपका हो गया भाई रिजल्ट, लिखा जा सकता है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 21। अब ये सारे सवाल, स्लॉट आपके पास कितनी थी भाई, 18। अब सवाल उसने क्या कर दिए, किसी स्लॉट के अंदर, जैसे टेबल की फॉर्म में भी पूछ लिया एक सवाल, परसेंटेज का ही था, प्योर का, डीआई का पार्ट मान सकते हो, जैसा भी आपको माने। मैंने इसको परसेंटेज में कंसीडर किया है, तो थोड़ा सा ये आपको देखना पड़ेगा। 21 सवाल थे टोटल। देखना जरा इसने क्या कहा, एक अजीबोगरीब आपको टेबल दे दी। तो पहले तो टेबल को ध्यान से पढ़ा करें। क्या कहा है कि जो फॉलोइंग आपके पास टेबल है उसके अंदर 5 इंप्लॉई हैं, ए बी सी और डी, नाम दिख रहे हैं इनको, के संबंध में एक विशिष्ट महीने, कोई भी पर्टिकुलर महीना होगा साल का, आय को रिप्रेजेंट किया है किसके अंदर, रुपए में। और फिर साथ में इनके जो सोर्सेज हैं, जो इनके स्रोत हैं, उनको दर्शाती है। जैसे ए की बात करें, आदमी क्या है, ए बी सी डी ई, 5 लोग हो गए। ऊपर से नीचे ये जो बात चल रही है, ये क्या आपका इनका वेतन, सैलरी। तो देखना वेतन कितना है का, 52,000। ओवर टाइम किया इसने, नहीं, ओवर टाइम का कोई पैसा नहीं मिला, 0। कुछ पहले का ड्यू अमाउंट बचा हुआ था 5,500, वो भी इसको दे दिया। इसने कोई भला काम कर दिया होगा भाई, बोनस हो गया 3,500 रुपए। अलग से भी इसकी इनकम हो गई भी, साइड में कोई काम करता होगा 5,000 रुपए। इसका मतलब एक की जो टोटल सैलरी है वो कितनी आई है एक महीने में, 66,000 रुपए।
यही हिसाब बी सी डी ई के लिए आपका अप्लाई होता है। तो टेबल देख करके घबराना नहीं होता, वो सिंपल सी बात है। दे वो अजीब रही है, बात बहुत ही अजीब है, सबको जोड़ना नहीं है, घटाना नहीं है, ये नहीं करना है। अब आ जाओ सवाल पर। स्केन में क्या कह रहे हैं कि जो आपका कर्मचारी डी है, डी के लिए ओवर टाइम से प्राप्त आय उसकी कुल आय का कितना प्रतिशत है। सवाल देखो कितना नकली है। डी का जो ओवर टाइम है, तो क्या करो, ओवर टाइम देखा आपने, ओवर टाइम के सीधे सीधे आगे चले गए डी के नीचे, कितने हैं भाई, 250 रुपए। डी की टोटल इनकम, टोटल के साथ साथ गए आप नीचे, 40,000 आपको दिख रही है। तो एक बात बताओ, 2,500 रुपए इसका ओवर टाइम है, टोटल सैलरी इसकी 40,000 है, कितने प्रतिशत है, प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100 कर दो, 202040 25 में डिवीजन किया, 6.25%। सीधे भी कर सकते थे, 2,500 40,000, 2,500 ऊपर है, 40,000 नीचे लिखना था, 100 से गुणा करना था। 40,000 के पास 4 जीरो है, 2 100 से चले गए और 2 आपके 2500 के गायब हो गए। 25/4 करना था, 6.25 आपका रिजल्ट। तो इसका मतलब ये सवाल जरूर आपको दिखने में टिपिकल लग रहा था, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। मतलब आपको एक तो मेहनत करनी पड़ेगी भी, सही डायरेक्शन में मेहनत, सही डायरेक्शन में मेहनत करो। और जो चीजें आपको कोशिश कर रहा हूं कि भाई जितने भी सटीक चीजें हो आपकी पॉसिबल हो वो आपको सिखाई जाए। जो भी संभावनाएं बनती हैं कि ऐसे बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा, ये अप्रोच अगर वो फॉलो कर ले तो ऐसा होगा। खुद के रोल नंबर इसीलिए दिए थे आपको, चेक कर सके कि भाई ये टीचर कहीं हवा में तो बात नहीं कर रहा है। कि कई बार ऐसे भी तो खिलाड़ी होते हैं ना, जो खराब खिलाड़ी होते हैं, फिर भी गाइडेंस देना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसे ऐसे करो तुम, तब जाकर के बात बनेगी। ऐसा भी संभव होता है, ठीक है। ऑथेंटिसिटी है वो, हवा में तीर नहीं है कि मैं ये कह दूं कि अपना ये हिसाब किताब रहा था, नहीं, ठीक है भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताए थे आपको। तो ये अपना परसेंटेज का आपका पार्ट खत्म हो गया। सेशन कैसे लगते हैं, सबसे जरूरी बात आपसे, मतलब ये मान के चलो एक रिक्वेस्ट ही है, अगर आपको सेशन ठीक लगते हैं तो भी कमेंट करके बताएं, ठीक है। एटलीस्ट आइडिया तो लगे कि भी जिनके ऊपर एफर्ट लगा रहे हैं असल में उनको चीजें समझ आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही हैं, अपने पढ़ाने का कोई आउटपुट नहीं है। दूसरा, जिन बच्चों को ये चीजें समझ नहीं आ रही हैं वो भी एटलीस्ट कमेंट करें और रीजन मेंशन करें कि सर ये इस टाइप का सा इश्यू है और ये मुझे समस्या आ रही है। कभी भी आपको इरिलेवेंट कंटेंट पढ़ाने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर मुझे लगा कि भाई ये सवाल इरिलेवेंट है और बहुत बार घूमता है, जैसे डाउट ग्रुप का मेरे लिए फायदा क्या होता है, बच्चे डाउट भेजते रहते हैं, उनमें कुछ अजीबोगरीब टाइप के सवाल होते हैं, उसको मान लो 10-12 बच्चों ने रिपीट कर रखा है, तो मैं कोशिश क्या करता हूं, सेशन पढ़ाते टाइम बता देता हूं स्टूडेंट्स को कि देखो ये इरिलेवेंट सवाल लग रहा है मेरे हिसाब से। मेरा नॉलेज अब तक का कहता है कि एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं आते। हाँ, सॉल्यूशन इसका करना चाहते हो तो ये आपका सॉल्यूशन है। अगर बहुत ज्यादा टिपिकल सवाल होते हैं, सॉल्यूशन बकायदा उनका बताया जाता है, लेकिन साथ में ये भी बताया जाता है कि एग्जाम में ऐसे सवाल तुरंत ना करें। पहली बात, इरिलेवेंट सवाल है, हो सकता है मान लो फिर भी आ जाए, आ गया तो उस सवाल को तुरंत अटेम्प्ट ना करें, लास्ट में जब टाइम बचता है तब ऐसे सवालों को डील किया जाता है। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।